वैसे तो ना अधीर को किसी वाहवाही की पड़ी थी और ना ही किसी के ताने मारने का कोई डर था। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों न कर ले। कोई ना कोई बीच में जाकर उसका क्रेडिट लेकर चला जाता था। बस बात इतनी सी थी कि अपना स्टेटस दिमाग में रखते हुए और अपनी जेब में पैसे होने के कारण अधीर को सभी लोग बेवकूफ नजर आते थे। जैसे ही अधीर अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठा, तब उसके ठीक बगल में बैठी हुई रजनी भी उसे हेट की नजर से देखने लगी और उसने कहा, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ काम बिगाड़ देते हो। ऐसा आखिर क्या करते हो? अगर तुमने मेरी इज्जत रखी होती और मेरी तरफ से उस आदमी को 2 शब्द कहे होते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कम से कम तुम्हारी एडमिन की कुर्सी बच जाती। अधीर कहता है, कल मैंने बहुत बड़ा हार्डवर्क किया है, मैं थक गया हूँ और मैं किसी की बातें नहीं सुनना चाहता, इसीलिए तुम भी अपना प्रवचन अपने पास ही रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। रजनी ने अधीर की बात को सुनकर उसे हैरानी से देखा और कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कोई बात नहीं, तुम पड़े रहो अपने हाल में। दूसरी तरफ सुबह सुबह मोहिनी जैसे ही ऑफिस पहुंची, तभी उसने दीपांशु को अपने पास बुलाकर रस्तोगी एंटरप्राइजेस की डील के बारे में पूछने के लिए असिस्टेंट को बुलाया। लेकिन इससे पहले कि नम्रता केबिन में आती, मोहिनी के फोन की घंटी बजी। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि कमल रस्तोगी का था। मोहिनी ने फोन उठाकर हेलो कहा, तभी दूसरी तरफ से कमल रस्तोगी कहता है, मोहिनी मैडम, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज तक जो भी बदसलूकी मैंने आपके साथ की है उससे प्लीज आप भूल जाइए तो बेहतर होगा। इस बार हम डील तो कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ ही मैंने कुछ ऐसे क्लॉजेस भी डाले हैं जिसमें आपकी कंपनी को ज्यादा फायदा होगा और मैं आपको अपनी कंपनी का सारा काम देना चाहता हूँ। मुझे आपकी कंपनी की क्वालिटी और काम करने के तरीके पर बहुत भरोसा है। एक पल के लिए मोहिनी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो आदमी कल कह रहा था कि नशे की हालत में और मजाक में उसने जो बात कही वो बात मोहिनी को भूल जानी चाहिए, फिर चाहे वो इतना दयालु कैसे हो गया, आज उसे अपने किए पर शर्मिंदगी कैसे महसूस होने लगी। तभी उसे याद आया कि कल केबिन में आकर दीपांशु ने उससे कहा था कि उसने इस डील को क्रैक करने के लिए अधीर को रस्तोगी एंटरप्राइजेस भेजा है। अब मोहिनी के सामने पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया था, लेकिन उसने कमल से धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने फोन डिस्कनेक्ट किया, तभी नम्रता केबिन में आई और उसने मोहिनी से बुलाने की वजह पूछी। तभी मोहिनी ने कहा, तुम जाकर अपना काम करो, मैं जिस वजह से तुम्हें बुला रही थी वो काम हो चुका है। मोहिनी अपनी कुर्सी पर बैठी और मन ही मन सोचने लगी, आखिरकार कब तक वो अधीर के नाम का इस तरह का फायदा उठाती रही। एक बार ये डील खत्म हो जाए तो मोहिनी का मन था कि वो दीपांशु से खुद जाकर कह देगी कि अधीर को किसी भी डील के लिए ना भेजा जाए तो बेहतर है। ऑफिस में एक दूसरे से बातें चल रही थी और सभी लोग यही सोच रहे थे कि रस्तोगी एंटरप्राइजेस से कोई काम आएगा या नहीं। इतने में एक बड़ी सी कार ऑफिस के नीचे सामने रुकी। तभी दीपांशु की नजर उस कार पर पड़ी। उस वक्त वो एक एंट्री रजिस्टर लेकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने कार से कमल को उतरते हुए देखा, वो समझ गया कि जरूर उसके दोस्त ने कमल से बात की होगी और उसके बाद ही कमल ने अपना मन बदलकर यहाँ आने के बारे में सोचा होगा। ये सब सोचते हुए अपनी छाती चौड़ी करके दीपांशु सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया और उसने सबके सामने कहा, मुझे लगता है फाइनली हमारे पास रस्तोगी एंटरप्राइजेस से काम आने वाला है, क्योंकि अभी अभी मैंने मिस्टर रस्तोगी को उनकी कार से उतरते हुए देखा। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी डील के लिए आपके मैनेजर को खुद अपना फोन करना पड़ा। अगर मैं फेवर नहीं मांगता तो आज ये डील हमारे हाथ से चली जाती। अगर मैं आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दे रहा हूँ और आप पर भरोसा कर रहा हूँ तो आपको वो भरोसा कायम रखना होगा। दीपांशु की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक उसने अपने सामने खड़े सभी सेल्समैन और सेल्स गर्ल की तरफ देखा, लेकिन उसे अधीर नजर नहीं आया। उसने सबको सामने से हटने के लिए कहा तो देखा कि अधीर अपनी कुर्सी पर बैठा अपने सर को टेबल पर टिकाए खर्राटे ले रहा था। इतने में दीपांशु ने कहा, ये देख रहे हो ना, ये हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। एक तो इन्होंने काम खराब किया और ऊपर से यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इतना कहते ही दीपांशु अधीर के पास गया और उसने अधीर के सर पर पेन मारी। अधीर झटके से उठा और उसने गुस्से से दीपांशु की तरफ देखा। तभी दीपांशु कहता है, सर कहीं आपको हैंगओवर तो फील नहीं हो रहा है ना? कल रात शायद आप किसी बार में गए होंगे और आपने बहुत ज्यादा पी ली होगी और इसी बीच में आप करोड़ों का बिजनेस भी लेकर आए होंगे हमारे लिए, है ना? आपके लिए चाय मंगवा लेते हैं, कैसा रहेगा? अरे भाई, कोई सर के लिए चाय मंगवाओ, सर की नींद पूरी नहीं हुई है। अगली बार जब ऑफिस के परचेजिंग की रिपोर्ट जाएगी तब सर के लिए सोफा या फिर मैं तो कहता हूँ कि बेड ही मंगवा लो। ये कैसा रहेगा सर? अगर आप कुछ रेफरेंस दे तो और भी अच्छा होगा। वैसे सच कहूँ, जीवन सर अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बारे में वो बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर ये कोई डील इस कंपनी के लिए लेकर आए भी ना तो अपना सर मुंडवाकर
घूम सकता हूँ मैं। जीवन सर जैसा नहीं हूँ। जिस दिन ये एक ऐसा कोई काम करेगा उस दिन आप सब लोगों से वादा करता हूँ, उस दिन मैं सारे बाल उड़वा दूंगा अपने सर के। तभी अधीर ने लंबी सांस ली और सबकी तरफ एक नजर देखा। इतने में अचानक पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया और सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। जब सभी ने कदमों की आवाज की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी और दरवाजे से उस वक्त कोई और नहीं बल्कि कमल अंदर आ रहा था। कमल को अंदर आते हुए देखकर दीपांशु का सीना और चौड़ा हो गया और एक अच्छी स्पीच अपने मन में वो बनाने लगा ताकि कमल के सामने अच्छी बातों को रखकर अपना इम्प्रेशन जमा सके। इससे पहले कमल अपना वॉक खत्म कर पाता, दीपांशु जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हेलो सर, मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर दीपांशु हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने सोचा था कि आप हमारी डील को एक्सटेंड करने के साथ साथ मुझे खुद मिलने आएंगे। साथ ही अपने दोस्त फिरोज का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उसी की वजह से ये सब कुछ हो पाया। सर मैं बता नहीं सकता कि आपको यहाँ पर देखकर कितना खुश हूँ। कमल उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कमल ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर दीपांशु के कंधे पर रखे और कहा, देखो जेंटलमैन, पहली बात तो मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ और दूसरी बात, कौन फिरोज? मैं किसी फिरोज को नहीं जानता और ना ही ये डील मैं तुम्हारी वजह से या फिरोज की वजह से साइन कर रहा हूँ। इतना सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और दीपांशु का उतरा हुआ चेहरा देखने लगे। दूसरी तरफ कमल ने कहा, अब हटो सामने से ताकि मैं आगे जा सकूं। दीपांशु शर्म के मारे सॉरी कहकर साइड हो गया और कमल सीधा आगे बढ़कर अधीर के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ एक में मिलाते हुए अधीर से कहा, अधीर, मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। जिस तरह से तुमने अपनी सेल्स स्किल को प्रेजेंट किया है उसे देखकर मैं प्रभावित हुआ। इसीलिए मैं इस कंपनी में इस डील को साइन करने आया हूँ और मैं पर्सनली तुम्हारे बारे में तुम्हारी बॉस से बात करना चाहता हूँ। भले ही कमल के इरादे नेक नहीं थे लेकिन वो बिजनेस के सभी रूल्स और रेगुलेशन को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था अधीर कौन है, फिर भी उसने इस बात का ढिंडोरा न पीटते हुए बड़े अदब के साथ इस बात का परिचय दिया कि वो अधीर के राज को अपने दिल में दबा कर रख सकता है और खुद को सुधार कर अपने लिए एक मौका पाने की कोशिश कर रहा है। रही बात बिजनेस की, कमल के लिए मोहिनी एंटरप्राइजेस कोई बड़ी कंपनी नहीं थी और उसका टारगेट तो अग्रवाल ग्रुप से बड़ा बिजनेस उठाना था। एक तरफ कमल को अधीर की इतनी तारीफ करते हुए देखकर पूरा स्टाफ हैरान हो गया और सबको एक ही बात याद आने लगी कि कैसे कुछ ही देर पहले दीपांशु ने वादा किया था कि अगर अधीर इस कंपनी में कोई भी डील लेकर आया तो वो अपने सारे बाल मुड़वाकर पूरे ऑफिस में गंजा घूमेगा। इसीलिए सब लोग सोच रहे थे कि क्या दीपांशु अपना वादा पूरा करेगा या फिर वो जीवन की तरह फिसड्डी निकलेगा। दूसरी तरफ इतनी बेइज्जती झेलने के बाद दीपांशु वहाँ पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। वो सीधा अपने केबिन में चला गया और उसने केबिन का पर्दा बंद कर दिया और सामने लगे मिरर पर अपना चेहरा देखकर खुद को थप्पड़ मारते हुए खुद से कहा, किसने कहा था ज्यादा होशियार बनने के लिए? अब क्या ये बाल मुड़वाएगा तू? ये बोलते हुए वो खुद पर चिल्लाने लगा। हालांकि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी लेकिन इस वक्त वहाँ मौजूद लोग दीपांशु पर नहीं बल्कि अधीर पर फोकस करना चाहते थे। जैसे ही कमल और अधीर की बातें खत्म हुई, कमल ने कहा, अब मैं जाकर मोहिनी से मिलता हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ। चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम ही मोहिनी के पास लेकर जाओ ताकि उसे पता चले कि तुम कितने काबिल सेल्समैन हो। अधीर ने धन्यवाद कहा और कमल वहाँ से चला गया। इसी बीच रजनी अपने सर पर हाथ लगाए अपनी जगह पर बैठी कमल के पीछे पीछे कुछ ही देर बाद अधीर भी वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही माया रजनी के पास आई और माया ने रजनी से कहा, तू तो कह रही थी कि वो किसी काम का नहीं है। वहाँ पर उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला और कमल ने तेरी बेइज्जती की, फिर भी ये क्या हो रहा है? इसने कमल का इतना हृदय परिवर्तन कैसे कर दिया? रजनी कहती है, सच कहूँ तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैं रस्तोगी एंटरप्राइजेस से बाहर निकली थी तब मुझे ऐसा लगा था जैसे या तो कमल अधीर का सर फोड़ देगा या फिर अधीर उस पर बरस पड़ेगा, लेकिन अचानक यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे यही सेठ बॉस और एम्प्लॉय हो। इतना सुनते ही माया ने अपनी कुर्सी खींची और वो ठीक रजनी के साथ में बैठकर बोली, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अधीर अपनी स्किल्स को हमसे छुपाना चाहता है ताकि जितना भी काम वो कंपनी को लेकर आए उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिले। वरना तो खुद सोच, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक इस फिसड्डी के साथ शादी क्यों करती? रजनी कहती है, ये सवाल अब बहुत आउटडेटेड हो गया है और मैं खुद इस सवाल को कम से कम 100 बार अपने दिमाग में दोहरा चुकी हूँ, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। एक बार अधीर मीटिंग खत्म करके यहाँ आए तो मैं उससे माफी मांगूंगी, बस मुझे इतना ही पता है। सच कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती।
कुछ ही देर पहले सभी एम्प्लॉय अधीर की बुराई कर रहे थे, अभी वही लोग ढूंढ ढूंढ कर उसकी अच्छाई निकाल रहे हैं और कह रहे थे कि अधीर के अंदर कितना पेशेंस है, वो कितनी अच्छी तरह से सारी डील क्रैक कर लेता है। जैसे जैसे रजनी इन बातों को सुन रही थी वैसे वैसे उसका दिल जल रहा था। इतने में अधीर मोहिनी के असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया और सोफे पर लेट कर सोचने लगा कि आज का काम उसने खत्म कर दिया है, अब इसके बाद उसे आराम करना है। इससे पहले वो आंख बंद करता तभी रजनी अंदर आई और उसने धीमी आवाज में अधीर से कहा, एक बात समझ नहीं आती, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? अधीर बिना आंखें खोल के कहता है, कौन है? रजनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं रजनी हूँ। आंखें खोलो अधीर। अधीर ने आंख खोलते हुए उसे देखा कि रजनी उसके ठीक सामने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तभी रजनी ने कहा, देखो अधीर, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और अगली बार एक नए टास्क में तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। इसके साथ ही जो कुछ भी मैंने तुम्हारे बारे में कहा उसके लिए मैं माफी मांगते हुए तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम आओगे ना? क्या अधीर रजनी की इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा? क्या अधीर की जिंदगी ऐसी चलती रहेगी या फिर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रजनी अपना सवाल पूछते ही जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अधीर ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और सीधा वर्क स्पेस की तरफ चला गया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रजनी उसके इस व्यवहार को देखकर चिढ़ गई थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। वैसे भी रजनी का काफी समय से अच्छा इंसेंटिव नहीं आ रहा था, इसीलिए वो किसी ऐसे पार्टनर को देखना चाहती थी जिसके साथ रहकर उसका काम अच्छी तरह से हो जाए और उसका इंसेंटिव भी अच्छा रहे। ये सोचते हुए वो अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए फिर से अधीर के बगल में बैठ गई और उसने अधीर से कहा, मेरे साथ डिनर में जाने में प्रॉब्लम है क्या? मैं कौन सा तुम्हें अपने घर पर इनवाइट कर रही हूँ, हम बाहर ही डिनर करेंगे। तभी अधीर ने कहा, अच्छा, क्या तुम बाहर डिनर करने के बारे में कह रही थी? रजनी ने गुस्से से अधीर की तरफ देखा और कहा, तो क्या तुम्हें क्या लगा मैं अपने घर पर इनवाइट करती? ना कहने के कुछ देर बाद रजनी ने एक लंबी सांस भरी और कहा, तो क्या जवाब है तुम्हारा, तुम चलोगे या नहीं? अधीर वैसे तो मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने दिन से वो अकेले ही होटल में खाना खा रहा था, क्या फर्क पड़ेगा अगर वो रजनी के साथ बाहर चला गया। ये सोचते हुए उसने हामी भर दी। शाम होते ही जैसे रजनी ऑफिस के बाहर निकली तभी उसने अधीर से कहा, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी कार में जाएं? ये कहते हुए रजनी अधीर के साथ उसकी कार की तरफ चली गई और फिर फ्रंट सीट में बैठकर दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ मोहिनी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। ये दूसरी बार था जब उसने रजनी को अधीर के साथ देखा था। मोहिनी सोच रही थी, कहीं इन दोनों के बीच में कोई नया रिश्ता तो नहीं कायम हो गया है। इतना सोचते हुए उसने अपने सर पर हाथ मारा और खुद से कहा, अगर अधीर को कोई लड़की पसंद आ भी जाए तो इसमें मोहिनी को क्या ही बुरा लगेगा। ये कहते हुए वो अपनी कार की तरफ चली गई। 12 खंबा से निकलकर रजनी और अधीर राजीव चौक की तरफ चले गए। तभी उन्होंने चाइनीज रेस्टोरेंट के पास जाकर कार पार्क कर दी और चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। तभी वेटर उनके पास आया और वेटर ने पूछा, कितने लोग हैं सर? अधीर ने कहा, 2 लोग। वेटर ने उन दोनों को इशारा करते हुए आखिर में लगी टेबल की तरफ जाने के लिए कहा। अधीर उसके बताए अनुसार आगे आगे और रजनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रजनी दरअसल आज अधीर को ये सोचकर बाहर लाई थी कि वो उससे और उसके चाल ढाल को देखकर जान सके कि आखिर वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करता है और कैसे इतनी बड़ी डील उसने क्रैक कर दी और ऐसे उसने क्या किया जिसकी वजह से कमल रस्तोगी उसकी इतनी तारीफ कर रहा था। जैसे ही वो दोनों टेबल के आगे सामने बैठे तभी वेटर ने उनकी तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ा दिया। मेन्यू कार्ड देखते हुए अधीर ने वेटर को अपने पास बुलाया और कहा, मैं 1 प्लेट झोल मोमोज खाऊंगा और तुम? रजनी मुस्कुराई और उसने कहा, मैं भी वही खाऊंगी। तभी अधीर ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें नूडल पसंद है। रजनी कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि जो तुम खाओगे मैं भी वही खा सकती हूँ। अधीर कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जो एक जैसा खा रहा है दूसरा भी वैसा ही खाएगा। इतने में रजनी अजीब सी हंसी हंसने लगी और उसने कहा, अच्छा तो ये है तुम्हारी बेस्ट सेल्समैन होने की सबसे बड़ी खूबी। शायद लोग तुम्हारा मजाक सुनने के बाद तुम्हारे रवैये से अच्छी तरह वाकिफ हो जाते होंगे और फिर तुम्हारी बातें मान लेते होंगे, है ना? अधीर ने नजर उठाकर रजनी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी नजर फिर से मोबाइल फोन की तरफ घुमा ली। रजनी ने अधीर के हाथ से मोबाइल फोन छीना और कहा, हम दोनों यहाँ साथ में डिनर करने आए हैं, इसका मतलब तुम समझते हो ना?
अधीर कहता है, इसका मतलब क्या समझना है? सीधी सी बात है, तुमने मुझे खाने पर बुलाया और मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। इसका कोई और मतलब कैसे हो सकता है? रजनी कहती है, जब दो लोग खाना खाने एक साथ बाहर आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों को आपस में कुछ बात करनी होती है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए आने को कहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम हो कि अपने फोन में लगे हुए हो। तभी अधीर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग गर्लफ्रेंड जैसा व्यवहार कर रही हो? अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मैं उठकर चला जाऊंगा। एक पल के लिए रजनी कहना चाहती थी कि जाना है तो जाओ, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को रोका। तभी वेटर भी उनके पास एक प्लेट झोल मोमोज और एक प्लेट नूडल्स लेकर आ गया था। इतने में रजनी ने कहा, मैंने कब नूडल्स मांगे? अधीर कहता है, अब जो आया है चुपचाप खा लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इतने में अधीर के फोन की घंटी बजी। अधीर ने जब फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे मोहिनी का नंबर नजर आया। अधीर ने तुरंत फोन उठाया और हेलो कहा। अधीर के हेलो कहते ही मोहिनी जवाब देते हुए कहती है, अधीर, अगर तुम घर नहीं गए तो क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। इससे पहले कि अधीर कुछ कहता तभी मोहिनी ने कहा, वैसे तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ खरीदारी करने राजीव चौक के पास ही आई हुई थी। अगर तुम कहीं आसपास हो तो मिल सकते हैं, वरना तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे वो कुछ और कहती अधीर ने कहा, मैं भी राजीव चौक में ही हूँ, यहाँ से फ्री होते ही तुम्हारे पास आता हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। जैसे ही अधीर ने फोन रखा वैसे ही मोहिनी ने उसे अपनी लोकेशन सेंड कर दी और अधीर ने थम्स अप का इमोजी मोहिनी को भेज दिया। यहाँ रजनी उन दोनों की ये हरकत को गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, लगता है इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। अभी काफी दिनों से मोहिनी ने ना तो अधीर पर चिल्लाया है और ना ही अधीर जबरदस्ती मोहिनी की बात सुन के उसके पास गया। जरूर कुछ तो बात है। रजनी ये सब समझ ही रही थी कि तभी अधीर उठा और उसने टेबल पर 500 का नोट रखा और वहां से चला गया। रजनी उसे देखती रह गई। उसे समझ आ रहा था कि ये किस तरह का व्यवहार है। अगर साथ में कोई खाना खाने आया है, इसका मतलब दोनों साथ में ही जाएंगे ना। ये तो नाराज बॉयफ्रेंड की तरह खुद ही चला गया। इतना सोचते हुए रजनी ने नजर उठाकर अपनी प्लेट में रखे हुए नूडल्स की तरफ देखा और कहा, चलो ठीक है, पेमेंट खुद ही करके क्या, इतने तेवर भी झेलो और इसको खाना भी खिलाओ। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अपने आप से इतनी बातें करने के बाद रजनी ने नूडल्स खाने में कंसंट्रेट किया। दूसरी तरफ अधीर जैसे ही चाइनीज रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उसने मोबाइल खोलकर मोहिनी का लोकेशन देखा। वो वहां से पार्किंग डिस्टेंस पर थी, इसीलिए अधीर ने कार को वहीं पार्क रहने दिया और खुद पैदल चलकर मोहिनी के पास चला गया। मोहिनी एक कैफे में बैठी थी और उसने अभी अभी कॉफी ऑर्डर कर दी थी। अंदर जाते ही अधीर कहता है, डिनर के समय कॉफी कौन पीता है? मोहिनी, इससे तो अच्छा तुम खाना खा लेती। मोहिनी कहती है, मुझे भूख नहीं थी। तभी अधीर ने कहा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था? मोहिनी कहती है, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे अपने भाई का नेचर पता होना चाहिए था। जरूर उसने मुझसे झूठ कहा, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया और मैं गुस्से में आ गई। मैं यही सोच रही थी कि मेरी गलती की सजा मेरे भाई को देने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना था तो मुझे ही कह दिया होता। बस मैं वही गुस्सा तुम पर उड़ेल रही थी, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा माफी मांगना चाहती हूँ। अधीर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत अतरंगी लोग रहते हैं। इतने लोगों के बीच में किसी का दिमाग खराब हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अधीर ने ये बात कही वैसे ही मोहिनी उसे गौर से देख रही थी और सोच रही थी, अधीर हमेशा से ही इतना अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन वो कभी नजर उठाकर उसे देख क्यों नहीं पाई? कभी उसने दिल खोलकर अधीर से बात क्यों नहीं की? अब जब वो उससे दूर चला गया है तो कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। ये सोचते हुए एक पल के लिए मोहिनी चुप हो गई। तभी अधीर ने कहा, इसका मतलब तुमने सिर्फ माफी मांगने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? मोहिनी कहती है, नहीं, मुझे एक काम भी था। दरअसल आज कमल ऑफिस आया था और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरी असिस्टेंट को दिया। उसमें कुछ ऐसे क्लॉज डाले हैं जिसे समझना मुश्किल है। हालांकि उसने कंपनी का काम तो बढ़ा दिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को समझने के लिए मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। क्या तुम किसी लॉयर को रिकमेंड कर सकते हो जो तुम्हारी कंपनी में काम संभालता हो? अधीर ने कुछ सोचने के बाद कहा, कल तुम वो एग्रीमेंट मुझे डॉक्यूमेंट बनाकर सेंड कर देना। मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करके तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर अधीर मोहिनी के चेहरे को देखने लगा। तभी मोहिनी ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अधीर कहता है, मैंने पहले कभी तुम्हें गौर से नहीं देखा। अभी देखने से पता चल रहा है कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारी दादी से काफी मिलता है। मोहिनी मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ, बचपन में मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते थे। इतने में अधीर कहता है, वैसे तुम्हारी दादी बहुत क्यूट थी, बस हमारी जिंदगी झंड करके चली गई। इतने में मोहिनी ने मुंह बना लिया और तभी अधीर ने कहा, देखो
अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे माफ कर देना, पर ये बात सच है, चाहे तुम्हारी दादी हो या मेरे दादाजी, उन्होंने कभी हमारी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। पर मैं इस बात पर ज्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। अब हम आजाद हो गए हैं, इसीलिए उन्हें बेमतलब में बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है। तभी मोहिनी कुछ सोचते हुए अधीर से आगे बात करती अचानक एक लड़की की आवाज आई। मोहिनी, इतने दिन के बाद यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम काफी पतली लगने लगी हो। यह आवाज मोहिनी के कॉलेज फ्रेंड कनिका की थी। दरअसल कॉलेज के दिनों में कनिका और मोहिनी के बीच में गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मोहिनी अपनी दादी के साथ उनके बिजनेस के तौर तरीके सीखने लगी, और इस बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब अपने कॉलेज के दोस्तों से वो दूर हो गई। ऐसे में मोहिनी को इस बात से कोई रिग्रेट नहीं था, लेकिन अधीर से उसकी शादी होने के बाद उसके दोस्तों ने उसे दयनीय नजर से देखना शुरू कर दिया। ये बात भी उसे कभी पसंद नहीं आती थी। इतने में कनिका आकर एक कुर्सी अपनी तरफ खींचते हुए मोहिनी के बगल में बैठी, और उसने अधीर की मौजूदगी को इस तरह नजरअंदाज किया जैसे अधीर वहां पर हो ही ना। तभी मोहिनी ने कनिका से कहा, क्या तुम कुछ लोगी? कनिका कहती है, मैं डिनर करके आई हूँ। वो क्या है ना, मेरी कार यहाँ पर पार्क थी और मैं यहाँ से निकल रही थी, तभी अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले कम से कम हेलो तो कह दूं, और तेरा हालचाल भी पूछना था। काफी समय हो गया था, हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात ही नहीं की। दरअसल तू तो मेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी ना। मोहिनी कहती है, माफ करना, लेकिन बिजनेस का काम ही इतना होता है, कभी भी कहीं जा ही नहीं पाती। इतने में कनिका ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, अगर साथ में कोई काम का इंसान हो तो समय निकालना आ जाता है, लेकिन अगर किसी निकम्मे से पाला बंध जाए तो फिर क्या ही कहें। उस वक्त मोहिनी को खुद भी अपने दोस्तों की ये बात ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, तेरा काम कैसा चल रहा है? कनिका कहती है, मैं तो टोटल हाउसवाइफ हूँ और मजे कर रही हूँ। पिछले महीने मैं और मेरे हस्बैंड थाईलैंड गए थे और अब दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि न्यू ईयर पर जाएं। बस यही लाइफ है, काम तो चलता रहेगा, लाइफ एंजॉय करनी भी तो जरूरी है ना। कनिका की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुणगान गाने के लिए ही वहां पर आई थी, लेकिन कुछ हद तक उसने मोहिनी को ये जरूर महसूस करवा दिया कि मोहिनी अपनी लाइफ में सिर्फ काम के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। उसकी जिंदगी ऑफिस के इर्द गिर्द बंध चुकी है और उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका ध्यान रखे। क्या कनिका की बातों का मोहिनी पर गहरा असर पड़ेगा? क्या कनिका जो कह रही थी बहुत सच था? क्या अधीर उन दोनों की बातें सुनकर वहां से उठकर चला जाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कॉलेज टाइम से ही कनिका मोहिनी की सुंदरता को देखकर जलती थी, लेकिन उसने मोहिनी के साथ दोस्ती बनाकर रखी थी। इसी बहाने वो मोहिनी को मिलने वाले बेनिफिट्स का फायदा उठा लेती थी, लेकिन मोहिनी को उसकी इस इंटेंशन का कभी पता नहीं चला। आज जब उसकी जिंदगी में छोटी मोटी खुशियां आने लगी तो वो दौड़ी चली आई मोहिनी को इंफीरियर फील कराने के लिए। भले ही मोहिनी को ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अधीर ऐसे लोगों को काफी अच्छी तरह से जानता था। तभी अधीर ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? कनिका ने सरप्राइजिंगली अधीर की तरफ देखा। वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब उसने मोहिनी की तरफ पलट कर देखा तब मोहिनी के चेहरे पर भी वही सवालिया निशान था। इसीलिए कनिका कहती है, मेरे हस्बैंड IT इंजीनियर हैं और गुड़गांव के एयरटेक कंपनी में काम करते हैं। इतने में अधीर कहता है, और तुम अपने हस्बैंड का कंपैरिजन मोहिनी से कर रही हो? मोहिनी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के जैसे कई लोगों की फॉरेन ट्रिप करवाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ आकर मोहिनी को बातें सुनाना किसी भी तरह से जायज नहीं बनता। इसीलिए तुम इस बार दुबई जाओ और अगली बार तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें अच्छी ट्रिप ना करवा पाए तो मोहिनी के पास आना, वो तुम्हारे लिए 10 ट्रिप प्लान कर देगी, और तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी अच्छी ना हो तो उससे भी अच्छी जॉब दिलवा देगी। कनिका इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकती, इसीलिए वो गुस्से में उठी और वहां से चली गई। तभी मोहिनी ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे तो लग रहा था कि मैं आज के दिन ताने सुन सुनकर ही मर जाऊंगी। अधीर ने इस पर मोहिनी को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे एक एक्सप्रेसो चाहिए। वेटर ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और मोहिनी अधीर को हैरानी से देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अधीर उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा था। तभी मोहिनी कहती है, क्या तुम्हें किसी चीज का बुरा लगा? अधीर कहता है, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ देर और बैठूंगा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकती हो। इससे पहले कि मोहिनी अपना पर्स उठाने के लिए हाथ लंबा करती, तभी एक और लड़की की आवाज उनके कानों में आई। वो लड़की अधीर की दोस्त मालूम पड़ती थी। उसने अधीर के करीब आकर उसे गले लगाया और फिर कहा, ओह गॉड, तुम मुझे 3 साल बाद देख रहे हो।
मुझे तो लगा था कि तुम कंट्री छोड़कर चले गए हो और कहीं फॉरेन में बिजनेस करने की सोच रहे होगे। थैंक गॉड। इतना कहते ही उस लड़की ने तुरंत मोहिनी की तरफ देखा और अधीर ने मोहिनी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मातृका, इनसे मिलो। इनका नाम मोहिनी है और ये मोहिनी एंटरप्राइजेस की एकमात्र शेयर होल्डर हैं और मेरी एक्स वाइफ। तुम ये समझ सकती हो कि हम दोनों कुछ ही दिन पहले आजाद हुए हैं। इतने में मातृका ने अधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कभी नहीं बदलेगा, है ना? इतने में अधीर ने वेटर को बुलाकर एक और कुर्सी वहां लगवाई और मातृका को बैठने के लिए कहा। मातृका बिल्कुल अधीर के बगल में बैठी थी और वो बात करते समय हर बार अधीर के कंधे पर हाथ रख रही थी। ये देखते हुए मोहिनी की जान जलने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जितनी बार भी वो अधीर को किसी लड़की के साथ देखती, उतनी बार उसे गुस्सा क्यों आता था। हालांकि इस सवाल का जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था। जितने समय तक अधीर उसके साथ रहा, उतने समय तक वो अधीर को सिर्फ और सिर्फ एक बेमतलब का इंसान समझती रही। और जैसे ही उसने अधीर से डिवोर्स लिया, तब उसे आजादी को एंजॉय करने की जगह पर वो हर रोज खुद को कोस रही थी। मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भावनाओं में ये बदलाव किस वजह से आया था। इतने में अधीर कहता है, मोहिनी, अगर तुम्हें घर जाने के लिए लेट हो रहा हो तो तुम जा सकती हो। दरअसल अधीर जानबूझकर मोहिनी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आए तो पास में अपने साथ में बैठे हुए इंसान को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और इसीलिए अधीर बार बार मातृका से बात करते हुए मोहिनी पर भी ध्यान दे रहा था। जब मोहिनी ने घर जाने के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, तब अधीर ने भी उसे कोई सवाल नहीं पूछा। इतने में वेटर एक एक्सप्रेसो लेकर आया और उसने अधीर के सामने कॉफी मग रखा। अधीर ने कहा, तो मातृका, मैं अपने मन से तुम्हारे लिए एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर दूं, या फिर तुम थोड़ी देर फालतू की फॉर्मेलिटी अदा करने के बाद मुझसे हॉट चॉकलेट मंगवाओगी? मातृका मुस्कुराकर और हाथ अधीर के कंधे पर मारते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल भी तुम्हें मेरी पसंद नापसंद याद रहेगी। अधीर मजाक करते हुए कहता है, मुझे भी पता नहीं था कि तुम्हारे हाथ मारने की आदत अभी तक नहीं जाएगी। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बड़ों जैसे व्यवहार करो। मातृका अब लगभग 5 फुट 7 इंच की थी। उसकी कमर पतली थी, उसका शरीर सुडौल था, उसके कपड़े उसके शरीर पर जच रहे थे और उसके दांत मुस्कुराते हुए ऐसे चमक रहे थे जैसे उसने अपनी नकली स्माइल बनवाई हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसीलिए सामने बैठी मोहिनी को कॉम्प्लेक्स भी फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। साथ ही वो ये भी देख पा रही थी कि अधीर और मातृका काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। जब मोहिनी से रहा नहीं गया तो उसने अपना बैग उठाया और अधीर से कहा, कल ऑफिस में मिलते हैं, टाइम से आ जाना। जैसे ही अधीर ने मोहिनी का ऑर्डर सुना, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैडम, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तब मोहिनी भी नहीं समझ गई थी कि अगर मातृका वहां पर नहीं होती तो शायद अधीर उससे इस तरह बात नहीं करता, लेकिन एक लड़की की मौजूदगी से वो इतना कैसे बदल सकता था। ये सवाल लिए अपने दिमाग में मोहिनी सीधा कैफे से बाहर चली गई और उसने मातृका को जाने से पहले गुड बाय भी कहा। मातृका हैरानी से मोहिनी की तरफ देखते हुए और अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए अधीर से पूछती है, एक बात बताओ, क्या डिवोर्स होने के बाद भी पति पत्नी वाला झगड़ा चालू है, जो ऐसे तुम्हारी एक्स वाइफ नाराज होकर चली गई? अधीर हंसा और उसने कहा, नहीं, दरअसल उसका आज मूड खराब है। आज उसकी एक ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन जैसे ही डील पेपर हाथ में आया तो उसे पता चला कि उसमें डाले हुए उस क्लॉज कंपनी के फेवर में नहीं है। इतना समय लगाने के बाद भी जब किसी इम्पोर्टेंट काम नए इश्यू के साथ आए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ टेंशन आम बात हो जाती है। बस उसी टेंशन की वजह से उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया है और वो हर जगह खुद को बॉस की तरह प्रेजेंट कर रही है। अगर तुम्हें उसकी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में मातृका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अधीर की आंखों में देखकर कहा, एक बात सच सच बताओ, ये डिवोर्स तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुआ है ना? क्योंकि तुम जिस तरह से उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो, उससे ऐसा लग रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो और बेवजह अलग हो गए, और शायद इसी वजह से वो तुमसे गुस्सा भी निकाल रही है। मुझे इस तरह तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था ना? अधीर कहता है, तुम खामखा ज्यादा सोच रही हो मातृका, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है? ये सवाल सुनते ही मातृका के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल कुछ साल पहले जब उसकी माँ को पेट में दर्द उठा था, तब उन्होंने देश के सभी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में उनका चेकअप करवाया था। उस दौरान मातृका ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ की देखभाल की और इसी के चलते उसकी पेड लीव खत्म होने के बाद उसकी सैलरी से पैसे कटने लगे। उन दिनों उसे पैसे की बहुत जरूरत थी और जब उसने अपनी प्रॉब्लम को ऑफिस के बॉस के सामने रखा तो उसने प्रोफेशनल रूल्स का हवाला देकर मातृका की मदद करने से मना कर दिया। इसीलिए मातृका ने जॉब छोड़ दी और फिर वो अपनी माँ के इलाज और उनकी देखभाल में जुट गई।
आखिरकार मातृका को पता चला कि उसकी माँ की बीमारी का पता लगाने के लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा और वहाँ के एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ में उनका इलाज हो पाएगा। हालांकि एनजीओ पैसे नहीं लेता था, लेकिन वहाँ पहचान होना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी बीच मातृका ने एड़ी चोटी का बल लगाया और अमेरिका जाने के लिए लोगों से डोनेशन भी लिया। हालांकि उसने बहुत सारी कंपनी को अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। आखिरकार उसे अग्रवाल ग्रुप की तरफ से रिप्लाई आया और उन्होंने एक बेसिक मदद के तौर पर 50,000 का डोनेशन दिया। हालांकि ये पैसे बहुत कम थे, लेकिन मातृका को इस बात की खुशी थी कि कम से कम दिल्ली में एक ऐसी कंपनी है जो वहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है, जिनका पैसा लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने के काम आता है। इस मदद के मिलते ही मातृका ने अग्रवाल ग्रुप के मालिक से खुद मिलकर धन्यवाद कहने की कोशिश की और जिस दौरान उसकी मुलाकात अधीर से हुई थी, साथ ही साथ मातृका को ये भी पता चला कि अधीर ही उस डोनेशन कैंप को देखता था और ये डोनेशन भी उसके द्वारा ही दिया गया था। मातृका के बोलने के तरीके और खुद को प्रेजेंट करने के तरीके को देखकर अधीर को भी वो पसंद आने लगी। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की दोस्ती कोई मोड़ ले पाती, दादाजी ने अपनी प्लानिंग को सामने लाकर जिंदगी का सारा खेल ही बदल दिया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मातृका ने कहा, वैसे उस समय तुमने मेरी बड़ी मदद की थी। हालांकि वो पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो मेरे काम आ सकता था। पर जिस एनजीओ को मैं फॉलो कर रही थी, उनमें मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट न होने के कारण मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाई। हालांकि अभी वो दवाइयों पर हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि उन्हें घर लेकर चले जाओ, उनका इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तभी अधीर कहता है, एनजीओ का नाम क्या है? मातृका ने अपनी जेब से फोन निकाला और एनजीओ की फोटो अधीर को दिखाते हुए कहा, मैं इस एनजीओ की बात कर रही हूँ। अधीर को याद आया कि कुछ दिन पहले नताशा ने अपनी किसी करीबी का वहाँ पर इलाज करवाया था। अधीर इस बारे में सोचने लगा। इतने में मातृका ने कहा, खैर छोड़ो, वो काफी बड़ा एनजीओ है, वहाँ पर हर किसी का कांटेक्ट होना आसान नहीं है। फिलहाल तो माँ घर पर है और मैं तुम्हें ये कई दिनों से बताना चाहती थी कि वो 50,000 तुमने मुझे डोनेट किए थे, उनका इस्तेमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उसे आगे डोनेट कर दिया। पहले तो मैं अग्रवाल ग्रुप को पैसे वापस देने के बारे में सोच रही थी, पर मैंने मेल भी किया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इन 3 सालों में मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आता था। अधीर कहता है, मुझे माफ करना, मैं लाइफ में कुछ ऐसे झमेले में फंस गया था, किसी को कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर मैंने अपना नंबर भी बदल दिया। मेरा नया नंबर मैं तुमको शेयर करता हूँ। और हाँ, मुझे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने उसे किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो जो इतनी एक्टिव, इतनी समझदार और इतनी जिंदा दिल है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस एनजीओ के बारे में तुम पता लगा रही हो, उसका कॉन्टैक्ट मेरे पास है। मैं तुरंत अपनी कंपनी से बात करके सारा अरेंजमेंट करवा देता हूँ। तुम कल ही आंटी को लेकर अमेरिका चले जाओ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त भी करवा दूंगा। मातृका कहती है, इन 3 सालों में मैंने खुद पर बहुत काम किया है। दरअसल जब मैंने जॉब छोड़ी तब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। माँ को डिस्चार्ज करके हम घर लेकर गए थे। उसके बाद मैंने साबुन बनाने की एक छोटी सी कंपनी डाली। उसके बाद काफी दिनों तक उस पर काम किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। धीरे धीरे मैंने देखा कि सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो रहा है, इसीलिए मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उसे लगातार मेंटेन करती रही। अभी मुझे कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ फंड आ जाते हैं और कोई भी प्रमोशन हुआ उससे सब कुछ चलता रहता है। मतलब ये है कि मैं कह सकती हूँ कि मैं माँ को अमेरिका ले जाने और उनके इलाज करवाने का खर्चा उठा सकती हूँ। अधीर मुस्कुराया और उसने कहा, चलो, ये खुशी की बात है कि तुमने खुद को अपग्रेड करके सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। इतना कहते ही अधीर ने अपनी जेब से फोन निकाला और नताशा को फोन लगाकर एनजीओ को कांटेक्ट करने के लिए कहा। क्या मातृका और अधीर के बीच में फिर से कोई बॉन्ड बन पाएगा? क्या मोहिनी अपनी जलन को अपने काम के बीच में लाकर अधीर को मिसट्रीट करेगी? क्या होगा अधीर, मातृका और मोहिनी की जिंदगी का अगला पड़ाव? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग खुशी मना रहे थे तो कुछ लोग नए नए ऑर्डर की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। दरअसल कल रात मातृका ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने मोहिनी कॉर्पोरेशन की तारीफ की थी और साथ ही मोहिनी कॉर्पोरेशन से किए गए अपने वादे के बारे में बताया था। इससे मोहिनी कॉर्पोरेशन का काफी नाम हुआ और इस खबर का फायदा उठाने के लिए मोहिनी ने सारे स्टाफ को अलग अलग कंपनी से डील करने के लिए कहा और सबको ऑर्डर्स लेने के लिए भाग दौड़ में लगा दिया। जब रजनी ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि सबके पास 3-4 ऑर्डर थे। उसके हाथ खाली थे।
आज तीसरा दिन था और आज का दिन भी अधीर सोकर बिताने वाला था। रजनी अधीर के ऑफिस आने का इंतजार कर रही थी। अधीर जैसे ही ऑफिस आया, उसने रजनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे मैनेजर का दरवाजा खटखटाया। दीपांशु ने दरवाजा खोला और अधीर को अंदर आने के लिए कहा। इतने में अधीर ने दीपांशु के सामने खड़े होकर उससे कहा कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं अग्रवाल ग्रुप से कोई ऑर्डर नहीं लेकर आ सकता। इतना कहकर अधीर केबिन से बाहर आ गया और दीपांशु अंदर बैठा हंसने लगा। रजनी उसे गौर से देख रही थी। जैसे ही अधीर रजनी के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठा, तभी रजनी ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या बात करने गए थे? अधीर कहता है, सिंपल सी बात है, मैं उसे बताने गया था कि मैं अग्रवाल ग्रुप की डील क्रैक नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये सुनते ही रजनी उस पर भड़कने ही वाली थी। तभी मैनेजर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बाहर आया और उसने कहा, आज की सुबह हम सब के लिए बहुत अच्छी है, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। जहां तक मुझे पता है, मेरे फ्लोर पर एक एक आदमी के पास कम से कम 5 से 6 ऑर्डर का स्कोप है। बस समझ लीजिए कि इस बार आपकी सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव आने वाला है, इसीलिए जमकर काम करिए। मैं जानता हूँ आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका मन काम में नहीं लगेगा क्योंकि वो काम करने से पहले ही हार मान चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के साथ लगकर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। खुद को वैसा मत मानिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और काम करिए। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो केबिन में आने से घबराना मत, क्योंकि ये समय घबराने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई और सभी लोग अपने अपने हिसाब से ऑर्डर लेने लगे। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी अपने गांव के एक आदमी की छोटी मोटी कंपनी को फोन लगाकर उसे कपड़ों की रिक्वायरमेंट पूछ डाली। सबको इस तरह काम पर लगा हुआ देखकर रजनी को गुस्सा आ रहा था। इतने में रजनी उठी और सीधे मैनेजर के केबिन में गई और उसने मैनेजर से कहा, मुझे नहीं पता अधीर कुछ कर सकता है या नहीं, पर मैं ये काम करके दिखाऊंगी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इतना कहकर रजनी बाहर आई और उसने अपने दिमाग में जोर देकर सोचने की कोशिश की कि आखिर कैसे वो अग्रवाल ग्रुप में मोहिनी कॉर्पोरेशन के लिए नए ऑर्डर ले सकती है। इतने में उसे याद आया कि उसका पिछला एक बॉयफ्रेंड जो कि नोएडा में रहता है, उसका कजिन अग्रवाल ग्रुप की एक ब्रांच में काम करता है। ये सोचते हुए रजनी ने अपना बैग उठाया और मैनेजर को इन्फॉर्म करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने अधीर से कहा, तुम हमेशा से कूड़ेदान थे और कूड़ादान ही रहोगे। पता नहीं मैडम ने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब क्यों दे दी, तुम्हें तो सिक्योरिटी गार्ड के बगल में कुर्सी लगाकर बैठा देना चाहिए। वैसे भी पहले ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे, अब तो हमारी कंपनी अच्छा काम भी कर रही है। पता नहीं मैं इस बारे में क्यों नहीं सोच रही हूँ। एक बार मैं ये डील क्रैक कर लूँ तो मैं खुद जाकर उनसे कहूंगी कि उनके हस्बैंड किसी काम के नहीं है, चाहे रजनी कितना ही बड़बड़ाए। लेकिन अधीर पर इसका कोई असर नहीं होने वाला था। वो तो बस आंख बंद करके अपनी कुर्सी को आगे पीछे हिला रहा था। इतने में रजनी वहां से निकल गई। वो सीधा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर गई। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। रजनी बार बार डोरबेल बजाती रही। इतने में ब्रजेश बाहर आया और रजनी को देख के दरवाजे पर हैरान हो गया। तभी उसने बाहर आते हुए रजनी से कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मेरे पापा का पैर टूट गया है और घर में वैसे ही मातम मना हुआ है। अगर माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो और तमाशा हो जाएगा। रजनी मुस्कुराई और उसने कहा, कोई बात नहीं, पैर टूटा है, बस सही से प्लास्टर वगैरह लगाने के लिए कहो। अस्पताल ले जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ब्रजेश कहता है, कैसी लड़की हो तुम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अपनी मदद करवानी है? मैं बता रहा हूँ ना, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी तमाशे हो रहे हैं। तुम यहाँ पर दिख गई तो और तमाशे हो जाएंगे। रजनी कहती है, इतना बकवास करने से अच्छा है कि तुम मेरी बात सुनो तो बेहतर होगा। उसे समझ आ रहा था कि रजनी बिना अपना काम पूरा किए वहां से नहीं जाने वाली। तभी ब्रजेश ने कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए तुझे? रजनी कहती है, सुन, तूने बताया था तेरा कजिन ब्रदर मंकू अग्रवाल ग्रुप की किसी ब्रांच में काम करता है। ब्रजेश कहता है, हाँ तो करता है तो? तभी रजनी ने कहा, मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए। ब्रजेश कहता है, अजीब लड़की हो यार, मैं तुम्हें अपने भाई का नंबर और एड्रेस क्यों दूंगा अगर तुमने उसके साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया तो? रजनी कहती है, तेरा दिमाग ना खोपड़ी में नहीं कहीं और ही है, इसीलिए मैंने तुझे छोड़ा था, समझना। मुझे तेरे भाई से कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, मुझे एक बिजनेस डील को लेकर बात करनी है। अगर डील हो गई तो मैं उसको भी पैसे दूंगी और तुझे भी। क्या पैसे नहीं चाहिए तुझे? ये सुनते ही ब्रजेश मुस्कुराया और उसने तुरंत अपने भाई का नंबर रजनी को सेंड कर दिया और साथ ही एड्रेस भी। रजनी ने ब्रजेश को धन्यवाद कहा और उसके पापा को गेट वेल सून कहने के लिए कहा। फिर हाथ हिलाकर बाय बाय कहते हुए वो वहां से निकल गई।
ब्रजेश ने उसके जाते ही यहाँ वहाँ देखा और छुपते छुपाते अपने घर के अंदर चला गया। दूसरी तरफ रजनी ने तुरंत मंकू को फोन लगाया। मंकू उस वक्त ऑफिस में था। एक अननोन नंबर का कॉल देखकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन रजनी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कॉल पर कॉल किए जा रही थी। आखिरकार मंकू ने फोन उठाया और कहा, क्या है भाई, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारा? रजनी कहती है, भाई नहीं, बहन बोल रही हूँ, एक काम है इसीलिए फोन कर रही हूँ। मंकू चिढ़ के साथ कहता है, कौन सा काम है बताओ? रजनी ने कहा, काम बताने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अपनी लोकेशन भेजो और मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर लंच टाइम में तुमसे मिलती हूँ, तभी बात कर लेते हैं तो बेहतर होगा। मंकू ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सस्पेंस के साथ कहा, एक बात सच सच बताओ, ये भरोसेमंद कॉल है ना? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे मिलने आया और वहाँ पिट पुट गया। रजनी कहती है, ये कौन सी बात हुई, तुम मुझसे मिलने आए और पिट पिट जाओगे? ऐसा कहाँ होता है? मंकू कहता है, आजकल क्या क्या होता है बता नहीं सकता। मेरा एक दोस्त कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर कैफे में गया था। तभी कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने मिलकर मेरे दोस्त को बहुत पीटा और बाद में पता चला कि वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिले हुए थे और मेरे दोस्त से पैसा लूटने आए थे। रजनी कहती है, सारी बातें फोन पर ही बता दोगे या फिर मिलने भी आओगे? लोकेशन भेजो, ज्यादा बकवास मत करो। इतना कहकर रजनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और कुछ ही देर बाद अपनी लोकेशन भेजी। रजनी वहाँ पहुँच गई और दोनों कैफेटेरिया में बैठे। चाय ऑर्डर करने के बाद रजनी ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारी कंपनी के पास लार्जेस्ट स्केल में प्रोडक्शन करने की क्षमता है और वर्कर्स की भी कमी नहीं है। इसी के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने हमारी कंपनी को प्रमोट करने का फैसला भी किया है। उसके बदले में हम उसके लिए ड्रेस बना रहे हैं। हमें पता चला है कि अग्रवाल ग्रुप का भी टेक्सटाइल में काफी बड़ा बिजनेस है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें भी अग्रवाल ग्रुप से कुछ ऑर्डर्स मिले। मंकू ने रजनी की बात को गौर से सुना और फिर कहा, देखो बहन, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं सेल्स टीम से हूँ और ना ही मैं परचेजर टीम से हूँ। मैं बस वहाँ बैठकर डेटा एंट्री करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा काम दिलवा पाऊंगा? रजनी कहती है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम ये काम कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे जरिए मैं किसी ऐसे इंसान तक तो पहुंच सकती हूँ ना, जो इस काम को कर सके। बस तुम मेरे लिए उस आदमी का नंबर पता करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे भेज देना और ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हाँ, एक बात याद रखना, पैसे कमाने का ये अच्छा तरीका है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ये काम पैसों को दिमाग में रख कर करो। तुम मुझे कोई फेवर नहीं कर रहे हो। इतना कहने के बाद दोनों ने चाय नाश्ता किया और वहाँ से निकल गए। जाते जाते एक बार और रजनी ने मंकू से कहा, टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर और काम करना, ज्यादा टाइम मत लगाना। जैसे ही रजनी वहाँ से गई, तभी मंकू ने एक लंबी सांस ली और अपने आप से कहा, ये तो हमारे बॉस से भी ज्यादा कड़क लगती है। खैर कोई बात नहीं, जब पैसे की बात हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नया गेमिंग सिस्टम लेना है। ये सोचकर मंकू ऑफिस की तरफ चला गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शाम होने को आई थी और रजनी अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसके फोन में मंकू का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि काम हो गया है, कल मैं तुम्हारी मीटिंग हेडक्वार्टर विजिटर से करवाऊंगा। तुम उन्हें अपनी डील पिच करना। हमारे पास हेडक्वार्टर विजिटर के अलावा और कोई एक्सेस नहीं है। रजनी ने फोन उठाया और मैसेज लिखते हुए कहा, हेल्प के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। इतना पढ़ने के बाद रजनी जमीन पर उतरी और कूदने लगी। उसने अपने आप से कहा, मैंने कर दिखाया, बस कल एक आखिरी जंग लड़नी है। ये सोचते हुए उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से बेस्ट ड्रेस निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने सारे ड्रेस पुराने लग रहे थे। साथ ही उसके पास कोई मेकअप भी नहीं था, इसीलिए उसने मॉर्निंग में जल्दी उठकर सबसे पहले परचेजिंग करने के बारे में सोचा। अगली सुबह जब रजनी उठी तो वो सीधा जनपद चली गई। उसने पहले ही मैनेजर से दिन भर की छुट्टी मांग ली थी और छुट्टी की वजह भी बता दी थी, इसीलिए मैनेजर ने मना नहीं किया। जनपद से अपने लिए कपड़े और कुछ कॉस्मेटिक खरीदने के बाद वो घर आई। उसने यूट्यूब में देखकर खुद का मेकअप खुद ही किया। हालांकि रजनी दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन मेकअप और अच्छे कपड़े पहनने के बाद वो और भी ज्यादा अच्छी नजर आती थी। जब वो पूरी तरह से तैयार हुई तो उसने अपने आईने में खुद को लगभग 10 बार देखा और फिर अपनी सेल्फी लेकर उस पर भी चेक करने लगी कि वो किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सब देखते हुए उसने मंकू को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि तुम कितने बजे और कहाँ आ रहे हो। मंकू ने रजनी से समय मांगा और फोन रखते हुए उसने हेडक्वार्टर विजिटर के पास जाकर उसे रजनी के प्रस्ताव के बारे में पूछा। विजिटर ने 2 घंटे बाद बुलाने के लिए कहा और जगह अपने हिसाब से चुनने के लिए कहा। मंकू ने इंटरनेट में अच्छे कैफे की लोकेशन देखी। तभी विजिटर उसके ठीक पीछे खड़ा था। विजिटर ने कहा, मुझे कैफे नहीं बार चाहिए।
ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो। आसपास देखो कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट बार है, हम वहीं जाकर बैठेंगे। मंकू उसकी बात को सुनकर हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने रजिस्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक बार ढूंढ निकाला और विजिटर को उसकी फोटोज दिखाते हुए उसे अप्रूव करवाकर रजनी को उसका एड्रेस भेज दिया। रजनी एड्रेस मिलते ही एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस मीटिंग करने के लिए उसे बार में क्यों बुलाया जा रहा था, लेकिन रजनी के पास जाकर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने मंकू से इस बारे में काफी सवाल जवाब किए थे, लेकिन मंकू ने उसे साफ कह दिया कि वो विजिटर से कोई बात नहीं कर सकता। विजिटर रजनी को बार में क्यों बुलाना चाहता था? क्या बार में आने वाला विजिटर रजनी के साथ बदसलूकी ही करेगा? क्या रजनी डील क्रैक कर पाएगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन मातृका अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। साथ ही मातृका की कंपनी ने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मोहिनी कॉर्पोरेशन को चुना और उन्हें मिल करके एक हफ्ते बाद मिलने के लिए कहा। ये खबर मिलने के बाद मोहिनी कॉर्पोरेशन में खुशी की लहर छा गई और सब नए टेंडर को देखकर खुश हुए, क्योंकि कंपनी में काफी समय से अच्छा काम नहीं चल रहा था। लेकिन अब एक के बाद एक नए अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। साथ ही मोहिनी ने असिस्टेंट को बोलकर मैनेजर से अग्रवाल ग्रुप के साथ बात करने के लिए कहा। मोहिनी को पता चला कि अग्रवाल ग्रुप का एक और टेंडर पास होने वाला है और मोहिनी ये काम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। दूसरी घड़ी में सुबह के 10:30 बज रहे थे। अक्सर दीपांशु हर रोज समय से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता था, लेकिन आज वो 10:30 बजे तक भी ऑफिस नहीं आया। ये देखकर पूरे स्टाफ में हलचल मच गई। सभी लोग आपस में बातें करने लगे और सोचने लगे कि कल हुई शर्मिंदगी की वजह से कहीं दीपांशु ने जॉब तो नहीं छोड़ दी। इतने में सबकी नजर सेल्स डिपार्टमेंट के दरवाजे पर पड़ी। सब लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि दीपांशु सचमुच अपने बाल मुड़वा कर आया था। भले ही दीपांशु के मन में अधीर को लेकर अब बहुत नाराजगी थी, लेकिन वो जीवन की तरह अपनी बातों से मुकरने वालों में से नहीं था। दीपांशु सीधा अपने केबिन में गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाहर लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। इतने में माया भी रजनी के पास आई और उसने कुर्सी खींचकर रजनी के पास बैठते हुए कहा, अरे इसने तो सच में कर दिखाया। ये जीवन की तरह नहीं है, लेकिन कितना गंदा लग रहा है। उसका तो सर भी चपटा है। रजनी कहती है, मैंने तो जैसे तैसे अपनी हंसी रोक ली। वो क्या है ना, अब तो बाल भी नहीं रहे, ज्यादा गुस्सा आएगा। इतना कहकर रजनी और माया दोनों हंसने लगे। अधीर उनके ठीक बगल में बैठा था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुंडवा कर आया था और कौन उसके बारे में बात कर रहा था। तभी रजनी ने अधीर की तरफ देखा और कहा, तुम तो शर्ट जीत गए, देखो आज तो तुम्हारी ही जीत हुई, सब लोग तुम्हें बड़ा इंसान समझेंगे। अधीर कहता है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसको सर मुंडवाना है और किसको क्या करना है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में अंदर मैनेजर दीपांशु के केबिन में फोन की घंटी बजी। दीपांशु ने अपने सर से हाथ हटाया और फोन की तरफ देखा। फिर उसने फोन उठाते हुए हेलो कहा। ये असिस्टेंट नम्रता का फोन था। तभी नम्रता कहती है, मोहिनी, हमें पता चला है कि बहुत जल्द अग्रवाल ग्रुप एक और नया टेंडर पास करने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर या फिर किसी को भेजकर उनसे बात करवाइए और वो टेंडर हमें देने के लिए कहिए। मोहिनी इस बार पूरे प्रोसीजर के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अधीर को अपने पास नहीं बुलाया और मैनेजर को ये काम करने के लिए कहा। लेकिन मैनेजर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने जैसे ही ये बात सुनी, फोन को रखते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने मन में प्लान बनाने लगा। और कुछ देर के बाद अपनी कुर्सी से उठकर दीपांशु मिरर के पास गया। वो खुद की शक्ल को देखकर खुद ही डर रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि आज वो अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब काम भी ऐसा था कि उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा और धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और हैंडल पर हाथ रखते हुए झटके से दरवाजे को खींचा। तभी उसकी नजर बाकी लोगों पर पड़ी और उसने देखा कि सेल्स डिपार्टमेंट में सभी लोग हंस रहे हैं। वैसे तो दीपांशु को देखने के बाद सबकी हंसी बंद हो गई थी, लेकिन इन 5 सालों के करियर में दीपांशु ने कभी अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए नहीं देखी थी। तभी वो बाहर आया और उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए सबको अपने पास बुलाया। हर बार की तरह अधीर सबसे आखिरी इंसान था जो अपनी कुर्सी से उठा। तभी दीपांशु, इस बार हमने रस्तोगी एंटरप्राइजेस की डील की चुनौती लेकर उसको क्लियर किया, लेकिन अब हमारे सामने बाकी की कंपनी भी आ रही है और मोहिनी मैडम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार इस बार हमें अग्रवाल ग्रुप को कन्विंस करना है। जैसे ही दीपांशु ने अपने मुंह से अग्रवाल ग्रुप का नाम लिया,
सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहां मौजूद कोई भी इंसान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहते थे। लेकिन अब जानना यह था कि मैनेजर किसे अग्रवाल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने भेजेगा। तभी मैनेजर ने कहा, पिछली 2 रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमारे बीच में एक ही कैंडिडेट मौजूद है जो इस काम को सफलता से कर सकता है। इतना कहते हुए उसने नजर उठाकर अधीर को देखा और कहा, अधीर हमारे सामने आ जाओ। अधीर के चुनाव को देखते ही सब लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रस्तोगी एंटरप्राइजेस जैसी छोटी मोटी कंपनी को कन्विंस करने वाले के हाथ में इतना बड़ा काम कैसे दिया जा सकता है। तभी पीछे से एक लड़के ने कहा, सर अधीर की वजह से आपको अपने बाल कटवाने पड़े, कहीं आप उससे बदला तो नहीं ले रहे हैं? वैसे मुझे लगता है कि सर इतनी बड़ी कंपनी के नाम पर आपको बदला नहीं लेना चाहिए। मैनेजर कहता है, सर बदले वाली कौन सी बात है? आप लोगों में से कभी भी कोई भी किसी भी बड़े बिजनेसमैन के सामने उठा बैठा नहीं है और आप लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। फिर आपने देखा मिस्टर रस्तोगी यहाँ खुद आए थे और उन्होंने अधीर की पीठ थपथपाते हुए कहा, उसे बेस्ट सेल्समैन कहा। उससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? भले ही दीपांशु कोई सी भी बात कहे, लेकिन वहां मौजूद एक भी आदमी उसके बात को सुनने और समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ये सब वो बदला लेने के लिए कर रहा है और वो अधीर को उसकी औकात दिखाना चाहता है। सच्चाई से बेखबर मैनेजर के दिल में यही बात चल रही थी कि एक बार ये बड़ी कंपनी के सामने 4 बातें सुनकर आएगा तो इसकी औकात ठिकाने लग जाएगी। देखता हूँ फिर कैसे खुद को बड़ा सेल्समैन कहता है और कैसे लोग आकर इसकी पीठ थपथपाते हैं। मैनेजर की बात करी तो कल जब वो घर गया था वो रात भर सो नहीं पाया। पहले तो वो इस बात को जीवन की तरह नाकार देना चाहता था कि उसने कोई वादा भी किया था, लेकिन दीपांशु की बात करें तो उसने सारे एम्प्लॉयज के सामने ये बात कही थी और वो इस बात से मुकर भी नहीं सकता था। उसे पता था पहले लोग उसके मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखेंगे, लेकिन पीठ पीछे उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे। उसने जीवन के साथ ऐसा होते हुए कई बार देखा था और वो जीवन की तरह बदतमीज और अखड़ू नहीं हो सकता था। आखिरकार वो रात के 12 बजे उठा और उसने अपने शेविंग किट से रेजर निकाला और सारे सर के बाल साफ कर दिए। उसने ये काम खुद ही किया था, इसीलिए उसके सर में काफी कट भी लगे थे। दूसरी तरफ दीपांशु ने गुड लक कह करके सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और अधीर से कहा कि आज तुम कंपनी डिटेल्स चेक कर लो और कल सीधा अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस चले जाना। अधीर ने हाँ ना कोई जवाब नहीं दिया, सीधा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने फोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। ये देखकर रजनी हैरान थी। तभी रजनी अपनी जगह से उठी और मैनेजर के केबिन की तरफ गई। उसने मैनेजर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। दीपांशु उस वक्त अपने सर पर हाथ मलते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, दरवाजे की तरफ देखा और रजनी को अंदर आने के लिए कहा। तभी रजनी ने दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में कहा, सर मैं भी अधीर के साथ इस डील का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उस वक्त दीपांशु रजनी पर चिल्लाना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि तेरी बुराई करने की वजह से मेरी ये हालत हुई है। दरवाजे की तरफ देखा और कहा, 2 बार तो तुम डील के बीच में उसे छोड़कर आ चुकी हो, अब क्या तीसरी बार भी यही करना चाहते हो? रजनी कहती है, नहीं नहीं सर, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और उसका पूरा साथ दूंगी। वैसे भी आपको पता है कि बड़ी कंपनी है और अकेले वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे हेल्पिंग हैंड तो लगेगा ही। मैं बस कंपनी की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर दरवाजा खुला नहीं होता तो शायद दीपांशु उसे मना कर देता, लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण उसने हामी भरी और रजनी को जाने दिया। मुस्कुराते हुए और मटकते हुए वो अधीर के पास आई और उसने अधीर के ठीक बगल में अपनी कुर्सी खिसकाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ डील का हिस्सा बनने वाली हूँ। अधीर ने टेढ़ी नजर से रजनी की तरफ देखा और अपना सर पकड़ते हुए कहा, एक बार फिर से तुम अपने ऊपर भगौड़े होने की मोहर लगाना चाहती हो? रजनी कहती है, इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कहीं नहीं भागने वाली, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी जब तक कि डील पूरी ना हो जाए। ये सुनने के बाद अधीर परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपाएगा और कैसे अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में जाकर उनके स्टाफ के सामने किसी और कंपनी का एम्प्लॉय बनकर दिखाएगा, क्योंकि अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में काम करने वाला हर एक आदमी अधीर को बॉस की नजर से देखता था। अगर वहां रजनी के साथ जाता तो रजनी को सारी सच्चाई पता चल जाती, लेकिन इस डील में रजनी अपना पूरा योगदान देना चाहती थी, इसीलिए उसने अधीर के सामने ही स्ट्रैटेजी बनाने की बात रखी और अग्रवाल ग्रुप के बारे में इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अधीर को इस बात पर कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था। तभी रजनी कहती है, मैं तुम्हारी एक और हेल्प कर सकती हूँ। इतना कहते हुए अपनी कुर्सी से उठी और सीधा HR डिपार्टमेंट की तरफ चली गई।
वहां पहुंचते ही उसने नम्रता से कहा, नम्रता, मुझे अग्रवाल ग्रुप की कुछ डिटेल्स चाहिए। अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो प्लीज बताओ, जिससे मैं डील क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बना सकूं। नम्रता अपनी जगह से उठी और उसने रजनी को रोकने के लिए कहा। वो सीधा मोहिनी के केबिन की तरफ चली गई। उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही मोहिनी ने उसे देखा, अंदर आने के लिए कहा। तभी नम्रता ने बताया कि रजनी उसे अग्रवाल ग्रुप के बारे में पूछ रही है। मोहिनी ने इसका कारण जानने की कोशिश की। तभी नम्रता ने कहा, लगता है इस बार मैनेजर दीपांशु ने रजनी को अग्रवाल ग्रुप के पास जाकर नया प्रोजेक्ट क्रैक करने के लिए कहा है। ये जानकर मोहिनी को खुशी हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी ये काम दीपांशु अधीर को दे। लेकिन वो दीपांशु से साफ मना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी इंटेंशन का पता चल जाता। तभी मोहिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो अग्रवाल ग्रुप के बारे में सारी डिटेल इंटरनेट पर मौजूद है, पर फिर भी हमारे पास अगर कोई फाइल या अग्रवाल ग्रुप के बिजनेस नेचर को एक्सप्लेन करती हो तो वो तुम रजनी को दे दो। मोहिनी के बताए अनुसार नम्रता ने कुछ फाइल्स निकाली और रजनी के हाथ में रख दी। रजनी खुश होकर सेल्स डिपार्टमेंट में गई और सोच रही थी कि अब अधीर और उसके लिए डील क्रैक करना और आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंची, उसने देखा कि अधीर वहां मौजूद नहीं था। रजनी हैरान हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद अधीर वॉशरूम गया होगा, लेकिन अधीर का इंतजार करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गया था। तभी रजनी को गुस्सा आया और वो उठी और सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ चली गई। उसने देखा कि अधीर सिक्योरिटी रूम में लगे सोफे पर सोए सोए खर्राटे ले रहा था। सामने पानी की बोतल रखी थी। रजनी का मन हुआ कि पानी की बोतल उठाकर सारा पानी अधीर के चेहरे पर उड़ेल दे, लेकिन वो अधीर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि जरूर बड़ा चमत्कार होगा और उसके हाथ में बड़ा कोई इंसेंटिव लगेगा। हालांकि मैनेजर ने अधीर को इस डील को क्रैक करने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन आज पहला दिन खत्म हो गया था। अगले दिन रजनी नए जोश के साथ जब ऑफिस आई तो वो जानकर हैरान हो गई थी कि अधीर ऑफिस नहीं पहुंचा था। आज ऑफिस आने में अधीर को 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। जब अधीर ऑफिस आया तो वो पहले से ही थका हारा लग रहा था, इसीलिए वो सीधा सिक्योरिटी रूम में चला गया। रजनी की चिंता बढ़ती जा रही थी और अधीर अपनी नींद पूरी कर रहा था। दूसरी तरफ मातृका ने अपनी माँ को एडमिट करने के लिए चैन की सांस ली और होटल आकर एंटरप्राइजेस का मिला हुआ मेल मिला। क्या अधीर हर बार की तरह इस बार भी आखिरी दिन कोई चमत्कार दिखाकर लोगों को हैरान करेगा? क्या रजनी हार मानेगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर।